नमस्ते। साइंस के कुछ बेहद शानदार हाथ से लिखे नोट्स के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन कमाल के नोट्स को डिकोड करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य उन तत्वों के छिपे हुए और दिलचस्प भौतिक और रासायनिक गुणों को समझना है जिनसे हमारी ये पूरी भौतिक दुनिया बनी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के विज्ञान के इस सफर में गोता लगाते हैं। शुरुआत ही एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। क्या ये बात पता थी कि सिर्फ 1 ग्राम, जी हाँ, सिर्फ 1 ग्राम शुद्ध सोने को खींचकर पूरे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही सुना। और इस कमाल के गुण को कहते हैं तन्यता, यानी डक्टिलिटी। आज के इस सफर में हम एक एक करके इन चीजों को समझेंगे। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, वे आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं, उन्हें जमीन से कैसे निकाला जाता है और रोजमर्रा की चीजों में उनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए, सबसे पहले खंड की तरफ बढ़ते हैं, भौतिक गुणों की खोज, 2 श्रेणियों की कहानी। अगर हम एकदम बेसिक लेवल पर बात करें तो दुनिया को 2 मेन हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ है धातुएं, जो आमतौर पर ठोस होती हैं, चमकदार होती हैं और अगर किसी चीज से टकराएं तो स्कूल की घंटी की तरह गूंजती हैं। इन्हें ध्वनिक या सोनरस कहते हैं। और हाँ, ये ऊष्मा और विद्युत की बेहतरीन सुचालक होती हैं। वहीं दूसरी तरफ अधातुओं में इन खूबियों की कमी होती है और वे ठोस, तरल या गैस किसी भी अवस्था में मिल सकती हैं। लेकिन सच कहें तो प्रकृति को अपने ही नियम तोड़ने में बड़ा मजा आता है। इन नोट्स में कुछ बड़े ही दिलचस्प अपवाद हैं। जैसे पारा यानी मरकरी है तो धातु, लेकिन कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। सोडियम को ही ले लीजिए, एक धातु होने के बावजूद इतनी मुलायम कि बस एक चाकू से काट लें। और ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का ही रूप है, यानी एक अधातु है, फिर भी बिजली का शानदार सुचालक है ना कमाल। बाहरी दिखावे से आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा खंड, रसायन विज्ञान और अपवाद, अदृश्य स्तर। अंदरूनी तौर पर यानी रासायनिक स्तर पर ये एक दूसरे के बिल्कुल उलट काम करते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, मतलब ये बहुत खुशी खुशी अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देती हैं और क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। लेकिन अधातुएं, वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। उन्हें बस इलेक्ट्रॉनों की तलाश रहती है। वे इन्हें झट से ले लेती हैं और अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। इस पूरे लेन देन को सोडियम के उदाहरण से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और इसके सबसे बाहरी कक्ष में सिर्फ एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसे दान करने के लिए एकदम तैयार बैठा रहता है। और इसके एकदम उलट कहानी है ऑक्सीजन की। इसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसे अपना बाहरी कक्ष पूरा करने के लिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों की सख्त जरूरत होती है। इसलिए मैग्नीशियम जैसी धातु के साथ इसकी जोड़ी एकदम परफेक्ट बैठती है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास देने के लिए ठीक 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब ये मिलते हैं तो एक जबरदस्त और स्थिर यौगिक बनता है। पर साइंस में हमेशा कुछ न कुछ हटके जरूर होता है। एक बड़ा ही दिलचस्प रासायनिक अपवाद है उभयधर्मी ऑक्साइड्स या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये ऐसे अनोखे ऑक्साइड्स हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना लेते हैं। मतलब ये दोनों तरफ से काम कर लेते हैं। और यही वो खास खूबी है जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल खाना पकाने के बर्तनों में करते हैं। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु है, फिर भी बर्तन इसी के बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा के संपर्क में आते ही ये तुरंत एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली लेकिन बेहद मजबूत सुरक्षा परत बना लेता है। ये परत धातु को आगे खराब होने या संक्षारित होने से पूरी तरह बचाती है। चलिए, अब आते हैं अपने तीसरे खंड पर, सक्रियता श्रेणी। कौन पहले अभिक्रिया करता है? इन नोट्स से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सारी धातुएं एक जैसी तीव्रता से अभिक्रिया नहीं करती। इनका एक पूरा पदानुक्रम या सक्रियता श्रेणी होती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर पोटेशियम और सोडियम जैसी बेहद आक्रामक धातुएं होती हैं और सबसे नीचे सोना और चांदी जैसी एकदम शांत और स्थिर धातुएं। इसी रैंकिंग की वजह से सोडियम और पोटेशियम को हमेशा मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में डुबोकर रखना पड़ता है। अगर इन्हें हवा में ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। गैलियम और सीजियम तो हथेली पर रखते ही पिघल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सोना और प्लैटिनम इतने शांत होते हैं कि सालों साल अपनी चमक नहीं खोते, इसीलिए तो इनके गहने बनते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे खंड की ओर, निष्कर्षण और अयस्क, पृथ्वी से तत्व तक। अब सवाल उठता है कि ये धातुएं जमीन से निकाली कैसे जाती हैं।
देखिए, जमीन से तो बहुत सारे खनिज या मिनरल्स निकलते हैं, लेकिन धातु विज्ञानी सिर्फ अयस्क यानी ओर्स की तलाश में रहते हैं। अयस्क वो खनिज है जिनमें धातु इतनी मात्रा में होती है कि उसे निकालना मुनाफे का सौदा हो। पर सबसे पहले इनमें से मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों को हटाना पड़ता है, जिन्हें विज्ञान की भाषा में गैंग कहते हैं। गैंग हटाने के बाद सीधे धातु निकालने के बजाय एक बड़ा ही स्मार्ट शॉर्टकट काम में लिया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को बहुत सारी हवा में गर्म करके भर्जन या रोस्टिंग की जाती है और कार्बोनेट अयस्कों को कम हवा में गर्म करके निस्तापन यानी कैल्सिनेशन किया जाता है। ऐसा करने से वे धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। नोट्स हमें बताते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सीधे सल्फाइड या कार्बोनेट के मुकाबले ऑक्साइड से अपचयन या रिडक्शन करके शुद्ध धातु पाना कहीं ज़्यादा आसान होता है। चलिए अब 5वें और आखिरी खंड पर नजर डालते हैं। दैनिक जीवन में मिश्र धातु, मजबूती के लिए मिश्रण। जब एक बार शुद्ध धातु मिल जाती है तो एक नई दिक्कत सामने आती है। वो अक्सर सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होती। जैसे 24 कैरेट का शुद्ध सोना, ये इतना मुलायम होता है कि अगर इसके गहने बनाए जाएं तो वो मुड़ जाएंगे या टूट जाएंगे। इसलिए इसे मजबूत और पहनने लायक बनाने के लिए इसमें लगभग 2% तांबा या चांदी मिलाई जाती है। जानबूझकर धातुओं को इस तरह मिलाने की प्रक्रिया से जो नया पदार्थ बनता है उसे मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। ये दो या ज्यादा धातुओं का एक ऐसा समांगी मिश्रण होता है जो मूल तत्वों से कहीं ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और उपयोगी बन जाता है। सच कहें तो ये मिश्र धातुएं ही हमारी आधुनिक दुनिया को चला रही हैं। सजावट वाला पीतल, तांबे और जिंक का मिश्रण है। इलेक्ट्रॉनिक्स के तारों को जोड़ने वाला सोल्डर लेड और टिन से बनता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। ऐसे ही अमलगम उस मिश्र धातु को कहते हैं जिसमें एक हिस्सा पारे का हो। और तो और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है उसे यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इन नोट्स के जरिए तत्वों की दुनिया को समझना वाकई एक शानदार अनुभव रहा। अब इस नई जानकारी के साथ अगर आसपास नजर दौड़ाई जाए तो जरा सोचिए, कमरे में मौजूद कौन सी चीजें शुद्ध धातु हैं, कौन सी अधातु हैं और कौन सी वो कमाल की मिश्र धातुएं हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को इतना मजबूत बनाया है। इस सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। ऐसे ही नई चीजें सीखते रहें और विज्ञान के चमत्कारों को पहचानते रहें।